नमस्ते बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मन्नू पर ही चर्चा करेंगे और मन्नू के अनुसार राजा के कार्य हैं, राजा का क्या कार्य क्षेत्र है, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र, गतिविधियों और दायित्वों की विवेचना जितने विस्तार के साथ की गई है, यद्यपि मनुस्मृति राज्य के कार्यों की वैसी विवेचना प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन मनुस्मृति में भी राज्य के कार्य क्षेत्र का समुचित वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के दायित्व है प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन अर्थात लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। मनु ने इन शब्दों, विशेषतया प्रजा रंजन शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया है तथा मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र निम्न गतिविधियों तक विस्तृत है। सबसे पहला है बच्चों प्रजा रक्षण। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कार्य है। मनुस्मृति कहती है कि जब चारों ओर अराजकता थी, मत्स्य न्याय की स्थिति थी, तो ब्रह्मा ने राज्य की रचना की और इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा के रक्षण के लिए हुई है और राजा का प्रमुख दायित्व है कि वह प्रजाजन की रक्षा करे। राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। राज्य द्वारा यह कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही किया जा सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करे, इसके लिए राजा को आवश्यकतानुसार दंड शक्ति के प्रयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है तथा राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा भी राज्य का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। इस प्रसंग ने मनु ने बहुत विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से सोचा है। युद्ध से प्रजा को हानि होने की आशंका रहती है, अतः मनु राजा को परामर्श देता है कि युद्ध की स्थिति को अनिवार्य होने पर ही अपनाया जाना चाहिए और युद्ध जब अपनाना जरूरी हो जाए तो युद्ध की समस्त रीति नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा को उससे न्यूनतम हानि होने की संभावना रहे। दूसरा है बच्चों प्रजा पालन। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है और राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्व का पालन करे तभी वह प्रजा से कर तथा उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का अधिकारी होता है। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु की धारणा इतनी अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण सभी आयाम आ जाते हैं। मनु ने शासक को परामर्श दिया कि वह समय समय पर प्रजा के दुख सुख की जानकारी प्राप्त करता रहे। मनु के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार सहायता और दान देना राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना मनु विशेष रूप से आवश्यक मानते हैं। ब्राह्मणों के साथ साथ समाज के सभी असहाय व्यक्तियों, विशेषतः असहाय स्त्रियों की ओर भी मनु का ध्यान गया है। मनु के अनुसार राज्य को स्त्रियों, विधवाओं, रोगग्रस्त स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। स्त्रियों की संपत्ति का गबन करने वालों को बहुत कठोर दंड देना चाहिए। मनु ने राजा से धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है। फिर है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानते हैं। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करे। इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। फिर है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार करता है और उसका मत है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्रजा को उनकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राजा का कार्य है। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह भी राजा का दायित्व माना गया है। आप जैसे कि जानते हैं, पुराने समय में मनुस्मृति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। तो राज्य से ये अपेक्षा की गई थी वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। विभिन्न वर्णों को उनका कर्तव्यों का पालन करने के लिए
निर्देश करे। इस प्रकार मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की है। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये देखना राजा का दायित्व है। फिर नेक्स्ट है बच्चों न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया है और उन्होंने कहा है कि राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की स्थिति थी और धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही राज्य का प्रथम कर्तव्य है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों को इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में भावना अथवा दुर्भावना से दूर रहते हुए निष्पक्षता पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। फिर है बच्चों परराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य का आवश्यक कार्य बताया। बाहरी आक्रमणों से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। अतः मनु का विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में पड़े बिना ही राज्य तथा उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत, साढ़े नीति और उपायों की बात कही। इसके अतिरिक्त मनु के अनुसार राजा को अश्वमेध, विश्वजीत आदि यज्ञ करवाने चाहिए। मूल बात यह है कि राजा के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का श्रेष्ठ धर्म और प्रजा पालन द्वारा फल को भोगने वाला राजा धर्म से युक्त होता है। अब देखिए बच्चों, हम जब देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट होता है कि राजा का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है, लेकिन व्यापक के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का अवसर जो है वो प्रदान किया गया। अब देखिए बच्चों, हमने राजा के कार्य देख लिए, राज्य के कार्य देख लिए। अब देखते हैं हम कि राजा की स्थिति क्या थी मनु के अनुसार। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पे राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। ध्यान देना बच्चों, हम उसके इस उल्लेख से ये नितांत स्पष्ट है कि मनु राज्य संबंधी समस्त व्यवस्था में राजा को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मनु के अनुसार राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि सृष्टि की 8 महत्वपूर्ण शक्तियों को अपने में समाये हुए हैं। इसलिए वह विश्व का रक्षक है और विश्व समृद्धि कारक है, क्योंकि जिस प्रकार ये विशिष्ट शक्तियाँ अपने विशेष गुण से समस्त सृष्टि पे शासन करती है, उसी प्रकार राजा अपनी शक्ति से इस लोक पर शासन करता है। मनु का विचार है कि राजा की रचना इन 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। इस कारण राजा न केवल एक देवता वरन इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। वह इन 8 प्रमुख देवताओं के तत्वों को धारण करने वाला एक विशिष्ट देवता है। अतः राजा पद परम पवित्र है। राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग से मनु ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य और राजा की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मनु ने चेतावनी दी है कि अगर जैसे अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। मनु ने राजा की दिव्य शक्ति पर बल देते हुए लिखा है, ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मत्स्य प्राणी समझकर उसकी अपमान नहीं करना चाहिए। राजा अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विविध रूप धारण करता है, इसलिए भूल से भी राजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार राजा का शासन मानवीय समझौते पर आधारित न होकर ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है और राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि प्रजा के प्रति। तो देखिए बच्चों, राजा की स्थिति क्लियर हो गई, राजा की क्या स्थिति थी। आज के लिए इतना ही। आगे हम मनु के दूसरे चैप्टर, दूसरे जो पार्ट है उस पर हम ध्यान देंगे। धन्यवाद।